क्या वाकई में धर्मेंद्र यादव ने आपकी राजनीतिक एंट्री बैन कर दी है सपा में? एक घिनौनी साजिश, यकीन हारा, धोखा जीता, वो समझ रहे हैं बर्बादियां हो गई। लेकिन 2 तारीख को फैसला करूंगा और उसके बाद तय होगा कि धर्मेंद्र जी पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक नंगा कर दूंगा। 2016 में जब धर्मेंद्र जी पर गौ और गंगा कटान के भी आपने आरोप लगाए, तो उसके बाद आपने फिर मीडिया में कई सारे बयान दिए कि मेरी जान को खतरा है। मुझे जान का खतरा ना उनसे पहले था ना आज है। जब तक मेरी जिंदगी है कोई दुनिया का ताकतवर शख्स एक लम्हा पहले भी मुझे नहीं मार सकता। आप कहते हो जनता का भरोसा है, जनता आप पर भरोसा करती है, तो रजा साहब निर्दलीय जाकर के पर्चा क्यों नहीं भर देते हैं? टाइम दो, एक बार धर्मेंद्र जी से भी तो निर्दलीय पर्चा भरवा दीजिए। नमस्कार, सनराइज न्यूज की टीम इस वक्त बदायूं जिले में पहुंच चुकी है। बदायूं लखनऊ से कोसों दूर है, लेकिन यहां की राजनीति गहमा गहमी पूरे उत्तर प्रदेश में चलती है। यहां के कई सारे सियासी उठापटक होते हैं जो प्रदेश में अपना महत्व रखते हैं। कई सारी सरकारों में बदायूं पर पूरा खास ख्याल रखा गया, ध्यान रखा गया। बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और बदायूं की एक खासियत यह भी है कि अगर इसके विधानसभा क्षेत्र पर नजर डालें तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के अलावा यहां पर किसी भी विधायक ने दोबारा कभी इस पर बाजी नहीं मारी। यह इसका इतिहास था। बदायूं के इतिहास पे एक और नजर डालो तो यह सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। एक यहां पे बहुत बड़ा नाम आता है आबिद रजा खान। सुर्खियों में तब आया जब धर्मेंद्र यादव से तल्खियां बढ़ी। धर्मेंद्र यादव से उनका जब विवाद बढ़ा तो आबिद रजा खान का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा और वो शख्स ढूंढा गया कि आखिर वो था कौन। पता चला कि आजम खान का एक बहुत करीबी शख्स है। अब उसके आगे का इतिहास क्या है, किस्सा क्या है, वो अभी 10-15 मिनट का जो हमारा बातचीत होगी उसमें चीजें निकल के आएंगी। जनाब हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू। आजम साहब के बहुत करीबी हैं आप, और जैसा कि अगर हमारी जानकारी दुरुस्त है और अगर सूत्रों के हवाले से मुझे सही खबर मिली है तो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है आपकी। पार्टी से आप निष्कासित तो चल रहे हैं, लेकिन आपका जो मेल मिलाप है वो तो चल रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, और अगर हुई तो उसमें क्या बात हुई? मैं 2 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, जब से माननीय आजम साहब जेल गए। और आजम साहब से मेरा रिश्ता कोई सियासी नहीं है। आजम साहब से मेरा रिश्ता एक बड़े भाई का है। वो मेरे आदर्श हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस 2 साल में लगातार मेरी माननीय अखिलेश जी से मुलाकात होती रही। पार्टी से तो आपको उन्होंने बाहर कर दिया था। बाहर नहीं किया था, उस वक्त भी 2016 में जो मेरा झगड़ा था, मैं इस इलाके का एमएलए था, धर्मेंद्र जी एमपी थे। यहाँ दरअसल अंडरग्राउंड केबल डाली जा रही थी और मैं ये कह रहा था, वो 130 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अच्छी बात थी, डलनी चाहिए थी, लेकिन जो क्वालिटी मेंटेन की जा रही थी, मेरा विवाद वहाँ से था। मुझे इस शहर ने बहुत इज्जत दी, मुझे चेयरमैन बनाया, विधायक बनाया। मैंने उनसे कई बार कहा कि देखिए अंडरग्राउंड केबल की क्वालिटी ठीक कर दीजिए। दरअसल वो उन्हीं का काम था इनडायरेक्टली। बार बार कहने के बावजूद भी जब वो नहीं माने और अंडरग्राउंड केबल का तार जब 6 इंची पे 8 इंची पे डाला गया, इस बात पे मैंने जनहित में उनसे बात कही और यहीं से विवाद बढ़ा। और देखिए अभी हाल में हर साल अंडरग्राउंड केबल से 2-4 लोगों की मौत होती है। बिल्कुल, आप पता करिए शहर में। हाँ, पूरी रिपोर्ट। एक मैथ का प्रोफेसर जो सबसे अच्छा था, मेरे बच्चे शेरवुड में पढ़ते हैं, बदायूं जिले में अगर कोई मैथ उनकी सॉल्व कर पाता था तो वही टीचर था, और उसकी करंट लगने से मौत हो गई। एक इस्लामिया पे गरीब रिक्शे वाला मर गया। न जाने कितनी गाय, कितने घोड़े। जब बारिश होती है तब जैसे ही बारिश शुरू होती है बिजली विभाग को बिजली की सप्लाई बंद करनी होती है। ये धर्मेंद्र जी का तोहफा था बदायूं के लिए। ये मेरा विवाद था। राजा जी, आप धर्मेंद्र यादव से आपने जाहिर तौर पर या कहूँ सीधे तौर पर आपने वैर लिया।
धर्मेंद्र यादव एक बड़ी शख्सियत है जाहिर तौर पर प्रदेश के अंदर। बैर लेना, आपने फ्यूचर नहीं देखा था उसमें, फिर क्या होगा? क्योंकि आप जाहिर तौर से बैर ले रहे से थे। महात्मा गांधी लड़े थे, बड़ी ताकत थी। मैं नहीं कहता कि धर्मेंद्र यादव जी अगर बड़ी शख्सियत होते तो अंडरग्राउंड जनहित की बात मुझे नहीं कहनी पड़ती। वो उनका मुद्दा होना चाहिए था। वो एमपी थे, मुझसे बड़े ओहदे पे थे, उन्हें जनता की फिक्र नहीं थी। शख्सियत सोच से बड़ी होती है, किसी परिवार में पैदा होने से बड़ी शख्सियत नहीं बनती। विरासत, टैलेंट की विरासत नहीं मिलती, टैलेंट विरासत में नहीं मिलता है। किसी के घर में पैदा हो जाना, किसी का रिश्तेदार हो जाना, इसको अगर आप शख्सियत बड़ी मानते हैं तो मैं नहीं मानता। जनता से जब हमने बात करी, हम बदायूं पिछले 2 दिनों से हैं, जनता के बीच से भी ये चर्चाएं हैं। जनता में से एक शख्स ने कहा कि साहब ये मुद्दा सिर्फ केबल का इसलिए नहीं है कि जनता की फिक्र है, इसमें एक पैसे का विवाद भी फंस गया, कमीशन का विवाद फंसा जो धर्मेंद्र यादव से रजा साहब का चल रहा था, और धर्मेंद्र यादव उसको सीधे तौर पर देख रहे थे, रजा साहब को कमीशन नहीं मिला, वहां से एक विवाद ये पूरा खड़ा हुआ। धर्मेंद्र यादव जी यादव हैं, किशन जी के वंशज हैं। वो किशन जी के सिर पे कसम खा के कह दें कि हमने उनसे कमीशन के नाम पे अगर 1 पैसा मांगा हो तो मैं अभी अपनी औलाद से भी कहकर जाऊंगा कि सियासत नहीं करेंगे। फिर जनता में र्यूमर किसने फैलाई? उन्हीं के लोग हैं, दल्ले, उन्हीं के दल्ले हैं। अरे मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि किशन जी के सिर पे हाथ रख के ये कह दें कि आबिद रजा ने कमीशन के नाम पे 1 भी रुपया मांगा तो मैं सियासत छोड़ूंगा। धर्मेंद्र यादव से सीधे बैर लेकर सपा में एंट्री अब कर पाएंगे या सपा में रहेंगे? मुझे नहीं मालूम आप लोग धर्मेंद्र जी को कितना बड़ा क्यों मानते हैं, मुझे नहीं मालूम। क्यों भाई? धर्मेंद्र जी से संघमित्रा चुनाव लड़ी थी, मुसलमान का वोट ये कहकर लिया गया था कि बीजेपी के प्रत्याशी को हराना है, संघमित्रा जी के खिलाफ वोट लिया गया था, भाजपा से डरा के वोट लिया गया था। आज उनके पिताजी जब समाजवादी पार्टी में आए हैं तो धर्मेंद्र जी उनके पैर छू रहे हैं। मर्जी से आए हैं या बेमर्जी आए हैं, जरा पता तो करिए। धर्मेंद्र जब जी स्वामी जी के पैर छू रहे थे धर्मेंद्र जी, तो मुसलमान का वोट याद नहीं आया, सेकुलर वोट याद नहीं आया जो 19 में लिए थे उनकी मुखालफत में। आपने कहा कि धर्मेंद्र जी को हम कितना बड़ा मानते हैं एक अलग विषय है, लेकिन एक पार्टी, एक परिवार है, और परिवार में एक शख्स से बैर लेकर के आप सोच सकते हैं उस परिवार में फिर रहेंगे? मैं परिवार के साथ नहीं गया हूं और न परिवार के साथ गया था। पार्टी को परिवार नहीं मैं मानते? पार्टी की विचारधारा के साथ गया था। मैं पार्टी की विचारधारा के साथ गया था। अगर मेरे सगे भाई की जनता से नहीं पटेगी तो परिवार मेरे बीच में और जनता के बीच में नहीं आ सकता। 2016 में जब धर्मेंद्र जी पर गौ और गंगा कटान के भी आपने आरोप लगाए, तो उसके बाद आपने फिर मीडिया में कई सारे बयान दिए कि मेरी जान को खतरा है। वास्तव में अभी भी जान को खतरा है? मेरा बयान नहीं था। जान लेना किसी कई सारी रिपोर्ट्स में छपा, जान लेना, देखिए रिपोर्ट तो कुछ कई भी सारी रिपोर्ट्स कुछ भी कह दे। मुझे जान का खतरा ना उनसे पहले था ना आज है। जब तक मेरी जिंदगी है कोई दुनिया का ताकतवर शख्स 1 लम्हा पहले भी मुझे नहीं मार सकता। और रही बात गंगा कटान की, तो 2012 से लेके 17 तक गंगा कटान हुआ। मैं आपके माध्यम से धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, वो नाम बता दें किसने करा। जाहिर तौर पर एक सबसे बड़ा सवाल है, धर्मेंद्र यादव से हम इसके हिस्से का सवाल भी पूछेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से वो पार्टी के मालिक? आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से पार्टी के मालिक नहीं। मेरे हिसाब से अखिलेश जी मालिक थे। अखिलेश जी मालिक हैं। 2012 में नेताजी मालिक थे। 2012 से लेके 2017 तक आखिर रेते का खनन किसने किया? मैं धर्मेंद्र जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।
आपने तो इसमें एक और सवाल खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी नेताजी आपने कहा तो मुलायम सिंह यादव की बात, मुलायम सिंह यादव अब मालिक नहीं रह गए पार्टी के? उस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज संस्थापक है, आज मालिक अखिलेश जी है। मालिक अखिलेश जी को मानते हैं अब आप? मैं नहीं, सब मानते हैं। आजम खान साहब फाउंडर मेंबर थे, नेताजी ने पार्टी बनाई, फाउंडर मेंबर 5 थे, 12 से 17 तक जनवरी 17 तक पार्टी के अध्यक्ष माननीय नेताजी ही थे। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फकरे अहमद को पहले टिकट दिया। रजा साहब आजम खान के पास जाते हैं, आजम खान को बताते हैं, आजम खान पार्टी में दखल देते हैं, रजा साहब के लिए टिकट की कवायद करते हैं, रजा साहब को टिकट मिलती है। अलग मुद्दा, उस पर हम नहीं जा रहे। जोड़ा हमने इसलिए क्योंकि हमें आना था सलीम इकबाल शेरवानी पर। सलीम इकबाल शेरवानी आपके राजनीतिक गुरु हैं? जाहिर सी बात है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मीडिया में हैं, आपसे जो बड़े होंगे उनसे आपने कुछ सीखा होगा। मैं जब चेयरमैन ही बना था तो उस वक्त शेरवानी साहब यहाँ एमपी होते थे, तो जाहिर सी बात है उम्र में भी बड़े थे, ओहदे में भी बड़े थे, तजर्बे भी मुझसे ज़्यादा थे, तो मैंने सीखना मेरा लाजमी था। राजनीतिक गुरु मानते हैं? बिल्कुल, सीखना हाँ या ना? सीखना लाजमी था। राजनीतिक गुरु मानते हैं? हाँ मैंने कहा सीखना लाजमी होता है। तो जिससे भी सीखते हैं सब गुरु हैं फिर आपके? कहते तो गुरु ही है, तो इस समाज स्वीकार में, कर लीजिए इस कि राजनीतिक समाज गुरु में हैं। जो जिससे जो सीखता है उसको समाज कहता तो गुरु ही है। तो रजा साहब हाँ या ना पूछ रहा हूं मैं, राजनीतिक गुरु मैंने हैं? अपने सवाल का जवाब दे दिया। आपने किसी घुमा सवाल दिया। पे इतना लंबा थोड़ी अटकाया जाता आपने घुमा दिया। है। नहीं, मैंने घुमाया। हाँ या ना में जवाब देना था। आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। लेकिन जनता को संतुष्ट भी होना चाहिए। मैंने अपना खैर, कह जनता समझ गई, आपने उसको घुमाने की कोशिश की। सलीम इकबाल शेरवानी साहब आपके घर आते हैं, यहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं रजा साहब के लिए टिकट के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। लेकिन उसी के बाद एक बहस और छोड़ देते हैं, या एक सवाल या कहूं पार्टी की रार पैदा कर देते हैं कि मेरे बेटे शाद शेरवानी को भी टिकट मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब ये तो एक विवाद वाली स्थिति आ गई कि रजा साहब के लिए भी कवायद कर रहे, अपने बेटे के लिए भी कवायद कर रहे। ये बुरी बात थोड़ी थी। बदायूं में 6 सीटें हैं, बदायूं में 6 सीटें हैं, 5 लाख मुसलमान हैं, शेखुपुर में 1 लाख से ऊपर मुसलमान है, सहसवान में 1 लाख से ऊपर मुसलमान है, बदायूं में 1 लाख से ऊपर मुसलमान है। 19 में मुसलमान ने समाजवादी पार्टी की इज्जत रखी। पूरे जिले में देखो, किन्नौर किसे दिया मिला, सहसवान किसे मिला, शेखुपुर किसे मिला और दातागंज किसे मिला। ठीक है। मुसलमान को एक टिकट, जहां पार्टी का वोट कुल 15,000, और उस टिकट को वैश्या बनाया गया, रोज ग्राहक बदले गए। कहा जाता है मुसलमानों का हक तो ये बनता था। 19 में 1 लाख यादव ने वोट नहीं दिया था धर्मेंद्र जी को, लेकिन जब 22 में टिकट देने की बारी आई तो जिस मुसलमान ने उनकी इज्जत बचाई, जिस मुसलमान ने 5 वक्त के नमाजी सलीम शेरवानी साहब को छोड़ के उन्हें वोट दिया, उन्होंने एक ही टिकट दिया मुसलमान को। कायदे में तो ये होना चाहिए था कि 6 में से 3 मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, बदायूं, शेखुपुर और सहसवान। कहते हैं रजा साहब की जो धर्मेंद्र यादव से तलखियां चल रही हैं, इसी वजह से ये सीट भाजपा के खाते में चली गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, तो धर्मेंद्र जी ने वॉकओवर दिया है, क्योंकि 9 का उनका एहसान उतारा है। जनता ये भी कह देती है कि आबिद रजा खान ने खूब सपोर्ट करवाया कि एक बार जरा चले ही जाने दो भाजपा के पास, फिर पार्टी जागेगी। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम आबिद रजा के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है, इतनी मजबूती से कोई कर पाए। धर्मेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दिया है। जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनके सगे खलेरे भाई सहसवान से बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं, डीके भारद्वाज। रजा साहब भाजपा में तो कभी नहीं जाएंगे? मेरा क्या मतलब हो सकता है भाजपा से? भाजपा से मेरा तो न कभी ताल्लुक था, ना है, ना कभी होगा। जिस तरह कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ा था पार्टी, तो वो भी ऑप्शन में है।
फिर कांग्रेस क्यों में और गए थे? बीजेपी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी। हम सांप्रदायिक पार्टियों के साथ नहीं जा सकते, सेकुलर पार्टी के साथ जा सकते हैं। जनता कहती है कि रजा साहब कांग्रेस की तरफ मुड़े, वो सम्मान नहीं मिला, तो अब सोच रहे हैं फिर सपा की तरफ ही आए, अपनी ही पार्टी में ज्यादा सही है जो पहले थी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। 15 से 20 लोगों की स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई थी, आप देखिए उसमें रजा साहब 3-3, सबसे नाम 4-4 था। मुख्यमंत्री थे उसमें, और उस लिस्ट में मेरा नाम था। फिर अब क्यों सपा की तरफ कवायद कर रहे हैं? 2 साल से मुझे लगातार आश्वासन दिया जा रहा था। 2 साल से पार्टी साइलेंट मोड पे मुझसे काम ले रही थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे यकीन था। आजम साहब से मेरा गहरा ताल्लुक है, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे सिफारिशी भी है। सलीम साहब ने भी मेरी सिफारिश की, और इसलिए नहीं की कि मेरा उनसे रिश्ता है। 45 साल के बाद मुसलमान बदायूं विधानसभा से विधायक बना था। समाजवादी पार्टी से पहली बार बदायूं से विधायक मैं बना था। वो जीतने वाले की सिफारिश कर रहे थे, वो भाजपा को रोकना चाहते थे, आजम साहब और सलीम साहब। वो ऐसे प्रत्याशी की सिफारिश कर रहे थे जो पार्टी सीट जीत सकती थी। एक बार जोगिंदर सिंह अनेजा जीते हैं बदायूं विधानसभा से, उस वक्त काशीराम का गठबंधन था और 700 वोटों से पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी से पहली बार मैं जीता था। मेरी पत्नी ने चेयरमैनी का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का बनाया था, 27,000 वोटों से जीती थी। मुझसे लगातार ये कहा जाता था कि तुम्हें ही टिकट दिया जाएगा। मुझे भरोसे में रखा गया, मुझे यकीन में रखा गया। मैंने आपसे एक पहला सवाल पूछा था अखिलेश यादव से मुलाकात का, जो आपकी मंगलवार को होनी थी। उस पर मैं एक बार फिर आ रहा हूँ। आपकी मुलाकात हुई, हाँ या ना, बस इतना। देखिए मंगलवार वाली। देखिए सवाल ऐसा नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं हाँ या ना। नहीं, सिर्फ इस सवाल क्योंकि एंकर का कम नहीं वक्त होना में चाहिए। मैं सोचता हूँ, इस कम सवाल वक्त एंकर में। का नहीं होना चाहिए। अरे क्यों मेरी नहीं? मुलाकातें इन 2 साल में लगातार माननीय अखिलेश जी से हुई। अच्छा, एक बार नहीं हुई, कम से कम एक साल में 10-12 बार होती थी। ठीक है, तो आपकी जब मुलाकात हो रही है, फिर समाजवादी पार्टी में वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या वाकई में धर्मेंद्र यादव ने आपकी राजनीतिक एंट्री बैन कर दी है सपा में? ये जवाब तो धर्मेंद्र जी दे सकते हैं, ये जवाब मैं कैसे दे सकता नहीं, आप कह रहे हो 2 साल से मैं जा रहा हूं। मुझे 13 तारीख को भी ये आश्वासन दिया गया कि टिकट तुम्हारा ही होगा, डन डन, ठीक है। लफ्ज बता रहा हूं। 24 को मुझे बुलाया गया। ठीक है। 25 तारीख को मुझसे ये कहा गया कि AB सिंबल ले जाना है, रुक जाओ। ठीक है। 26 तारीख को तक मुझे इंतजार कराया गया ताकि और पार्टियों के सिंबल बढ़ जाएं। ठीक है। मैं चुनाव लड़ने लायक ना बचूं या निर्दलीय चुनाव लड़ूं। एक घिनौनी साजिश, यकीन हारा, धोखा जीता। धोखा जीता, यकीन हारा। और मैं यकीन इसलिए कर रहा था, मैं अपना किरदार बचा रहा था। आजम साहब मुझ पे भरोसा करते हैं, वो मेरी सिफारिश कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई फैसला पहले ले लूं और आजम साहब की नज़र जब वो जेल से आए तो उन्हें नज़र झुकानी पड़े कि मेरा आदमी फैसले से पहले ही उसने कोई फैसला ले लिया। इस बार जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, थोड़ी से, हालांकि आवास उनका यही है, घर यही है, लेकिन बाहरी कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, फिर भी वो, तो रजा साहब की क्या अहमियत रहेगी? बदायूं की बड़ी बदकिस्मती है कि सन 80 के बाद बदायूं से कोई MP बदायूं का नहीं बना। ठीक है। आप लोग मीडिया में हैं, बंबई से आके कोई विधायकी नहीं लड़ता। हालांकि मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। उनको लड़वा रहे हैं, उनके लिए समर्थन कर रहे हैं। मेरी जंग धर्मेंद्र जी से है। उनको समर्थन करेंगे? मेरी जंग धर्मेंद्र जी से है। धर्मेंद्र जी अभी चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? जब धर्मेंद्र जी लड़ेंगे तब आप जंग जाहिर करिएगा।
धर्मेंद्र जी की ही साजिश है। अच्छा। वो नहीं चाहते कि कोई मजबूत आदमी उनसे सवाल करे। उन्हें कमजोर लोगों की तलाश, जो उनकी सही बात को भी सही कहें और गलत को भी सही कहें। मैंने हमेशा गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। यही मेरा कसूर है भी और जिंदगी भर रहेगा। हम इंटरव्यू के आखिरी चरण में हैं। जनता, आप कहते हो जनता का भरोसा है, जनता आप पर भरोसा करती है, तो रजा साहब निर्दलीय जाकर के पर्चा क्यों नहीं भर देते हैं अगर जनता का इतना भरोसा है तो? टाइम गुजर गया, टाइम गुजर गया। एक बार धर्मेंद्र जी से भी तो निर्दलीय पर्चा भरवा दीजिए। ये सियासत है। आप एक चैनल से आए हैं इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूं। धर्मेंद्र अगर आप खाली कैमरा लेके आए होते, जी। प्लेटफार्म की हर दुनिया में हर किसी को जरूरत होती है। विदाउट प्लेटफार्म कोई नहीं खेलता। अगर विराट कोहली इंडिया की टीम का प्लेटफार्म ना हो और इस्लामिया इंटर कॉलेज में खेल रहे होते तो शायद कोई खेल नहीं देखता। आबिद जी, धर्मेंद्र जी को तो पटकनी मिल गई है, ये बात सच है संघमित्रा जी के यहाँ आने से? देखिए, और वो सब चीजें मैं एक बात धर्मेंद्र और को कहता हूं, नुकसान हुआ है। अगर धर्मेंद्र जी मेरा टिकट कटवा के जीत मानते हैं, उन्हें अगर खुशी है तो कहते क्यों नहीं बदायूं में आके कि मैंने आबिद रजा का टिकट कटवा के अच्छा काम किया? कहते क्यों नहीं आके कि अंडरग्राउंड केबल मैंने ठीक डाली? उनका चेहरा देखो, उनके चेहरे की शक्ल बता रही है कि वो धोखा जीते हैं। धोखा जीतने के बाद किसी की शक्ल पे क्या रौनक होती है और क्या रौनक छिनती है, ये उनका चेहरा बता रहा है। ये रार कब तक रहेगी? मेरी जनता की लड़ाई है और ये लड़ाई मैं पूरी जिंदगी लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल, उड़ते उड़ते हलकानों से खबर ये आ रही है कि मौजूदा विधायक का या जो भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, पीछे से उनका समर्थन कर रहे हैं आप। जनता के सबसे बीच से ये ज्यादा खबर आई। महेश गुप्ता जी से लड़ाई मेरी ही हुई। असलियत में अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करता रहा तो उस शख्स का नाम धर्मेंद्र यादव है। हमारी सरकार में भी जब उन पे मुकदमे लगे थे तो धर्मेंद्र जी इनडायरेक्टली सिफारिश करते थे उनकी। 2009 में इनडायरेक्टली बीजेपी ने उनकी मदद की थी। 2019 में ये तय हो गया। मैं कह रहा था कि भाई देखो ये बीजेपी से मिले हुए हैं, और ये साबित हो गया कि जिस संघमित्रा जी ने धर्मेंद्र जी को हराया था, जिस वोट को संघमित्रा जी से डरा के धर्मेंद्र जी ने लिया था सेकुलरिज्म के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी से डरा के मुसलमानों को डराया गया था कि बीजेपी ना जीते, आज उन्हीं संघमित्रा जी के वालिद के धर्मेंद्र जी पैर छूते नजर। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। उसी ऑफिस में जाके देखिए आप, मेन ऑफिस में आज स्वामी जी की क्या वैल्यू है और धर्मेंद्र जी की क्या वैल्यू है। एक आखिरी सवाल, आगे की आबिद रजा जी की स्ट्रेटेजी क्या है? पॉलिटिकल बेस पे बात कर रहा हूं क्योंकि तीर उन्होंने कमान पर साध दिया है। अब ये तीर कहां हिट करेगा, ये अगर आप बता दो या थोड़ा सा हमें पहुंचा दो वहां तक, तो फिर तो मजा ही आ जाए इस इंटरव्यू का। देखिए, ऐसा है, मेरा कसूर ये था कि मैं आजम साहब का बहुत मजबूत सेनापति था और मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आखिरी दिन ये कहा कि मेरी कॉपी गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं चेयरमैन ही पहली बार जीता समाजवादी से, मैं विधायकी पहली बार जीता समाजवादी से। ठीक है। 45 साल के बाद मैं मुसलमान बना विधायक। मेरी पत्नी ने रिकॉर्ड तोड़ा, 27,000 से वोटों से जीत के चेयरमैनी का उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया। मेरी कॉपी गोल्ड मेडलिस्ट है, कमी बताओ। सर्वे रिपोर्ट मेरे खिलाफ है तो बताओ, LIU रिपोर्ट खिलाफ मेरे है तो बताओ। और उसके बाद भी अगर मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा तो सिर्फ मेरा एक कसूर है कि मैं आजम खां का बहुत मजबूत सेनापति हूं। मेरा टिकट सिर्फ इसी बात पे काटा गया कि मैं आजम साहब की आवाज़ पार्टी में उठाता था। मैं सेकुलर गरीब और मुसलमान की मजबूत आवाज़ बनता था। मैंने इज्जत की गुलामी नहीं की, यही मेरा कसूर था। और इसी बिना पे मेरी कुर्बानियों को वो समझ रहे हैं बर्बादियां हो गई।
ये टिकट बहुत सारी चीज़ों में मेरी कमज़ोरी बनता था। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों में मेरी आवाज़ चाह के भी मैं नहीं उठा पाता था। लेकिन 2 तारीख को फैसला करूँगा और उसके बाद तय होगा कि धर्मेंद्र जी पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक नंगा कर दूंगा। ये प्रत्यंचा पे चढ़ा तीर सीधे धर्मेंद्र यादव के। धर्मेंद्र यादव ने जिस तरह से मुसलमानों को, गरीबों को, सेकुलर लोगों को छला है भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के, वो राज अगर मैंने न खोला तो आने वाली नस्लों को इसी डर के साथ जीना पड़ेगा। आबिद जी, बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप, जी, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। हाँ, मैं तो जो कहता हूँ वो करता हूँ। जाहिर सी है 2 तारीख को देखना होगा, क्योंकि अब तो आपने इस पे एक बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया है और मुझे नहीं लग रहा सारे जनता को, आला कमानों को, पार्टी नेतृत्व को 2 तारीख का तो बड़ा इंतजार रहने वाला है। देखिए कुछ बहुत आज वही समाजवादी है तो सीओ क्या नाम है उनका, कुंडा में जिनकी हत्या हुई थी, जियाउल हक साहब, आज उन्हीं के हत्यारे को टिकट दिया जाता है। तो 2 तारीख का इंतजार रहेगा। कुछ हमें तो आप बताएंगे नहीं, ये तो तय है। वही देखिए 2 तारीख तय करें। 2 का इंतजार, और हम आपसे चाहेंगे भी नहीं कि प्रेशर किया जाए, क्योंकि अगर आपने डेडलाइन बना रखी है और तीर को, कमान जो है आपने उसको प्रत्यंचा पर चढ़ाया है, तो हम चाह रहे हैं वो 2 को ही छूटे और फिर उसमें देखने को मिले कि आखिर रजा साहब ऐसा क्या करेंगे जो अभी 2016 से अब तक नहीं कर पाए। हमारा इंतजार रहेगा। रजा साहब थे। अब एक बड़ी बात है, क्योंकि हम भी चौंक गए हैं 2 को क्या होने वाला है। हालांकि ये तल्खियां 2016 से चल रही हैं और रजा साहब का अपना एक अनुभव रहता है, अपनी तमाम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जनता के बीच से हैं। हाँ, ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाया, पिछले चुनावों में भी उठाया, इस चुनाव में भी उठाएगी। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इनके बगल में बैठे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जाकर के जमीन से ग्राउंड रिपोर्ट करी है और यही के जो मौजूदा विधायक हैं उनका भी हमने इंटरव्यू किया, उनसे भी बात करी है, तमाम चीजें निकल के आई, आज इनसे भी पूछी गई। अब ये जनता 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, जनता मतदान करके तय करेगी और रजा साहब 2 तारीख को एक भूचाल लाने ही वाले हैं, तो उस भूचाल का इंतजार रहेगा। हमें भी इंतजार है, आप भी उसमें क्यूरियोसिटी रखिए कि क्या कुछ होने वाला है। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।